हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। ये कहते हुए शिवांश की आंखें पनीली हो गई थी, जिन्हें वो अपने उंगली से साफ करते उस घर को देखते हुए बोला, लगता है कि कोई किराए पर आया है। इतना सोचते हुए शिवांश ने फिर से उसे घर को अच्छे से देखा और कमरे में चला आया। तब तक आर्या नहाकर आ चुकी थी और मिरर के सामने खड़ी हो अपने बालों को सुखा रही थी, जिसे देखते हुए शिवांश आर्या के पास आया तो आर्या ने बाल को सुखाने के बाद हेयर ड्रायर नीचे रख दिया और शिवांश की तरफ देखने लगा, जिसकी नज़र पर शिवांश ने सिंदूर का डब्बा उठाया और उसके मांग को पूरा भर दिया। जिसके ऐसा करने पर आर्या की आंखें बंद हो गई तो शिवांश आर्या को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, हम बाहर चल रहे हैं, इसलिए गर्म कपड़े पहनो, ये सूट दुपट्टा निकाल दो। आर्या शिवांश की बात सुनकर बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा खराब करने, इसलिए सवाल बंद करो और जो कहा वो करो। इतना कहकर शिवांश आर्या के माथे पर हल्का सा टपली मारकर कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया, जिसे जाता हुआ घूरने के बाद आर्या ने अपने लिए गर्म कपड़े निकाल लिए और एक लॉन्ग ओवरकोट निकाल कर पहनते हुए अपने बालों को समेट कमरे से बाहर चली आई। वैदिक और दीपांजलि अभी तक बेडरूम से बाहर नहीं आए थे, जिसे देखते हुए आर्या किचन में आ गई और उसने चाय कॉफ़ी के बारे में सोचा, जिसे सोचते हुए आर्या ने इधर उधर सामानों को ढूंढना शुरू किया। जब वहां पर फार्म हाउस का केयर टेकर आ गया, जिसने आर्या को किचन में देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मैम। मैम साहब, जिनकी आवाज़ सुन आर्या ने थोड़ा चौंक कर उनकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी गुड मॉर्निंग भैया। जिसे सुन केयर टेकर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्या बना रही हैं? मैं आपकी मदद कर दूं। जिस पर आर्या इधर उधर देखते हुए बोली, मुझे चाय और कॉफ़ी बनानी थी, लेकिन पत्ती और कॉफ़ी मिल नहीं रही है। केयर टेकर आर्या की बात सुन उस ओपन किचन में आकर रूफ टॉप से चाय पत्ती और कॉफ़ी निकाल आर्या के सामने रखते हुए बोला, ये लीजिए। जिसे लेकर आर्या ने अपना सिर हिला दिया और चाय कॉफ़ी बनाने लगी तो केयर टेकर ने कहा, नाश्ता आप बनाओगे या मैं बना दूं? जिसे सुन आर्या ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता, आप बना लीजिए। जिस पर केयर टेकर ने अपना सिर हिला दिया और नाश्ते की तैयारी करने लगा। तब तक शिवांश भी रेडी होकर नीचे आ गया, जिसके फुट स्टेप की आवाज़ सुन आर्या ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए उसे देखते रह गई। शिवांश ने हाई नेक ब्लैक स्वेटर के ऊपर ब्लैक लॉन्ग ओवर को पहना था और ठंडी के कारण उसके कान और हाथ हल्के लाल हो गए थे। जब केयर टेकर की नज़र शिवांश पर गई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। जिनके जवाब में शिवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। फिर इधर उधर देखते हुए बोला, वैदिक और दीपा नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस पर केयर टेकर ने अपना सिर नहीं में हिला दिया तो शिवांश उनके बेडरूम की तरफ जाने लगा, जिसे देख आर्या ने पीछे से कहा, आपकी कॉफ़ी बन गई है, ठंडी हो जाएगी। जिसकी बात सुन शिवांश ने सिर घुमाकर आर्या को देखते हुए कहा, क्या बात है, आज तो मुझे बीवी मटेरियल लग रही हो, वरना हमेशा बिल्ली की तरह नोचने को तैयार रहती हो। वैसे नोचने वाले काम सिर्फ बिल्लियाँ नहीं करती, सिरनियाँ भी करती हैं। आर्या ने कॉफ़ी उसकी तरफ लाते हुए कहा, फिर कॉफ़ी को कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए आगे कहा, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। जिसे सुन शिवांश ने उसे घूर कर देखा और सोफे पर इत्मीनान से बैठते हुए कहा, अब तुमने कॉफ़ी मेरे लिए बना दिया है तो दीपा और वैदिक को उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, मैं नहीं जाऊंगी। आर्या ने सीधा सा जवाब दिया, जिसके जवाब पर शिवांश दांत पीसते हुए बोला, क्यों, सीढ़ियाँ चढ़ने से तुम्हारे पैरों पर जंजीर लगी है क्या? जी नहीं, मेरे पैर भगवान की कृपा से बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मुझे एक शादीशुदा जोड़े को परेशान करते हुए पाप नहीं उठाना। आर्या ने अजीब सा बहाना बनाया, जिसके बहाने पर शिवांश हैरान होते हुए बोला, सीधा बोलो ना, नहीं जाना, पाप उठाने वाली बात कहाँ से आ गई? आपको समझ आ गई ना? बस। आर्या ने फिर से किचन में जाते हुए कहा, जिसे शिवांश ने घूर कर देखा और अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना कहते हुए शिवांश ने वैदिक को सीधा कॉल लगा दिया, जिसके कुछ देर बाद दूसरी तरफ से वैदिक ने नींद भरी आवाज़ में कहा, हेलो बेटा, तेरा हेलो गया तेल लेने, चुपचाप नीचे आ जाओ दोनों। शिवांश ने स्ट्रिक आवाज़ में कहा। जब उसने देखा वैदिक ने कॉल कट कर दिया है, जिसे देख शिवांश ने अपना सिर नहीं में हिला दिया और कॉफ़ी पीने लगा। उसे कॉफ़ी का स्वाद थोड़ा अजीब लगा। उसने कॉफ़ी को ठीक से देखा और आर्या से कहा, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत बकवास कॉफ़ी है।
आर्या शिवांश की बात सुन उसके पास आई और कॉफ़ी का कप उसके हाथ से छीनते हुए बोली, केयर टेकर से कहकर बनवा लीजिए। इतना कहकर आर्या कॉफ़ी को लेकर किचन में चली गई और सिंक में ले जाकर फेंक दिया। कॉफ़ी कप को धोकर अच्छे से काउंटर पर अरेंज कर दिया और शिवांश बस उसे हक्का बक्का होकर देखता रह गया। आर्या ने उसे जवाब देने और मूड खराब करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था, जिस कारण वो सोफे से उठकर सीधा लिविंग हॉल से होते हुए बाहर चला गया। जिसे जाता हुआ देख केयर टेकर ने आर्या से कहा, शिव सर को पहली बार इतना इरिटेट होते हुए देखा है। जिनकी बात सुन शिवांजलि के नीचे आते हुए कहा, क्योंकि आपको नहीं पता, लड़के अपनी बीवी के सामने हमेशा एटीट्यूड दिखाते हैं और थोड़ा सा तारीफ कर दो तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं। दीपांजलि की आवाज़ सुन आर्या ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। जिसके जवाब में दीपांजलि अपना सिर हिलाती और इधर उधर देखते हुए बोली, शिव आखिर है कहाँ? उन्होंने मेरी बनाई कॉफ़ी को बकवास कहा तो मैंने कॉफ़ी छीन कर फेंक दिया और कहा कि केयर टेकर से बनवा ले, इसलिए मुंह फुलाकर बाहर चले गए। आर्या ने मुंह बनाते हुए कहा। जिसकी बात सुन दीपांजलि जोर जोर से हंसने लगी और अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, तुम सच में बहुत बड़ी अनोखी हो, अच्छा किया। जिसकी बात पर आर्या हल्का सा मुस्कुरा दी और आर्या ने उसकी तरफ चाय बढ़ा दिया। जब आर्या की नज़र दीपांजलि के हाई नेक टी शर्ट के सरकने पर उसके गले में बने लाल निशानों पर गई, जिन्हें देखते हुए आर्या को थोड़ा अजीब लगा और वो उसने दीपांजलि से कहा, दीदी आपके गले पर शायद कीड़े ने काट लिया है। आर्या के बाद सुन दीपांजलि को ठसका लगा और वो अपने कॉलर को ठीक करते हुए बोली, हाँ मैंने ऑइंटमेंट लगाया है, कीड़े ने कई जगह काटा है। ये कहते हुए दीपांजलि ब्लश कर रही थी, जिस पर आर्या ने भी आगे और कुछ नहीं कहा। जब वैदिक वहाँ पर रेडी होकर गया और दीपांजलि को देख उसके पास आया, उसके होठों पर हल्का सा चूम कर बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। वैदिक की हरकत पर दीपांजलि ने उसे घूर कर देखा और केयर टेकर आर्या की तरफ देखकर खिसियाते हुए मुस्कुरा दी। जिस पर वैदिक ने केयर टेकर से मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग गंगाधर जी, क्या हालचाल है आजकल आपके परिवार के? केयर टेकर गंगाधर जी के, जिनकी उम्र 45 साल थे, वैदिक की बात सुन मुस्कुराते हुए बोले, हम और हमारे 5 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं वैदिक साहब। जिनकी बात सुनकर वैदिक तिरछी नज़र से दीपांजलि की तरफ देख गंगाधर जी से बोला, क्या बात है, तो आपके बेटे कैसे हैं? जिस पर गंगाधर जी ने शर्माते हुए कहा, इस बार हमारे घर में एक साथ 2 लक्ष्मी आई है, हम तो बहुत खुश हैं और हमारी पत्नी भी। वैदिक अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा कर बोला, लगे रहिए, वरना हम जैसे लोगों की ज़िंदगी में तो रोमांस लिखा ही नहीं है। यह कहते हुए वैदिक ने दीपांजलि की तरफ देखा और आर्या से मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग आर्या, तुम्हारा पति कहाँ है? फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रहा था। दीपांजलि वैदिक के सवाल पर बोली, इसने उसका कॉफ़ी सिंक में फेंक दिया और मैं तुम्हारा कॉफ़ी तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी, इसलिए तुम निकलो यहाँ से। वैदिक दीपांजलि की बात सुन उसे घूरते हुए बोला, पिशाचिनी, डायन कहीं के। ये कहकर वैदिक जल्दी से बाहर की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद दीपांजलि ने गहरी सांस भरी और आर्या से कहा, तुम किस्मत वाली हो जो शिव इसकी तरह बदमाश नहीं है। दीपांजलि की बात सुन आर्या ने उसे देखा और शिवांश की बातों को याद करते हुए मुंह बनाकर केयर टेकर की मदद करने लगे। इधर बाहर वैदिक आया तो देखा शिवांश फार्म हाउस के एंट्रेंस से थोड़े ऊपर वहाँ गलियारा बना था, जहाँ पर कुर्सियाँ रखी हुई थी और उसी कुर्सी में बैठा शिवांश उस जमीन को सफ़ेद चादर से ढके नज़ारे को देख रहा था। जिसे देखते हुए वैदिक ने आकर शिवांश के बगल में बैठते हुए कहा, तुझे क्या हुआ? कभी कभी लगता है आर्या के साथ अतीत में बहुत कुछ हुआ है, जिस कारण वो इतनी खामोश रहती है। शिवांश ने जवाब दिया, जिस पर वैदिक थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों, कुछ हुआ है क्या? जिसके जवाब में शिवांश अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, अचानक उसका बीपी लो हो जाता है, फैमिली के जिक्र करने पर पैनिक होने लगती है और आज नींद में रो रही थी और पैनिक हो रही थी। जिसे सुन वैदिक को सोचते हुए बोला, तो तुम इस बारे में इस सिर से बात क्यों नहीं करते? उसे तो सब पता होगा। शिवांश वैदिक की बात पर चुप सा हो गया। जिसे देख वैदिक ने कहा, क्या हुआ शिव, तुम लोग सोच रहे हो क्या? जिसे सुन शिवांश एकदम से होश में आया और अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं।
मैं कुछ नहीं सोच रहा था, ये कहते हुए शिवांश कुर्सी से खड़ा हो गया जब उसकी नज़र एक 12 साल के लड़के पर गई जो अपने पीठ पर एक 5 साल की छोटी सी बच्ची को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। दोनों काफ़ी खुश थे और वो बच्ची उसके कान पर फूंक मारते हुए उसके बाल को खींच रही थी, जिसे देखते हुए शिवांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वैदिक उसे और उन बच्चों को देखने लगा और अपना सिर नहीं में हिला दिया। जब एकदम से शिवांश का फ़ोन बजने लगा, उसने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो उसे मृत्युंजय कॉल कर रहा था, जिसे देख शिवांश ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो डैड। जिस पर तारीफ से मृत्युंजय ने कहा, तुम्हारी मौसी को पता चला कि तुम लोग मनाली गए हो तो अब वो मेरी जान खा रही है कि तुम लोग उसके घर जाओगे। उसने तुम चारों को डिनर का पर इनवाइट किया है। मृत्युंजय की बात पर शिवांश थोड़ा सा हैरान होते हुए बोला, डैड, परसों वैदिक का कंसर्ट है और जिसकी बात को बीच में काट मृत्युंजय ने सख्त लहजे में कहा, वो कोई सौतेली मौसी मौसा नहीं है, सगे है, इसलिए बिना किसी आर्गूमेंट के आज रात का डिनर तुम लोग वहीं करोगे, एंजॉय करना। इतना कहकर मृत्युंजय ने कॉल कट कर दिया, जिस पर शिवांश ने हताश नजरों से फोन की तरफ देखा तो वैदिक ने शिवांश से पूछा, क्या कहा उन्होंने? फलक मौसी के यहाँ जाना है, आज रात का डिनर हमारे लिए वहीं पर रखा गया है, शिवांश ने जवाब दिया, जिस पर वैदिक उसे देखते हुए बोला, मतलब आज रात हमें वहीं रहना होगा क्योंकि रात को तो यहाँ पर बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है। शिवांश वैदिक की बात सुन शक भरी आंखों से उसे देखते हुए बोला, कल दीपा तुमसे बात नहीं कर रही थी और आज तुम्हारे गले पर ये हिक्किस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैदिक शिवांश की बात सुन उसके स्वेटर को ठीक करते हुए बोला, अपनी बीवी को इधर उधर देखा करो, मुझे नहीं। जिसे सुन शिवांश ने घूर कर वैदिक को देखा और थोड़ा झिझकते हुए बोला, तुम लोग सच में सेकेंड स्टेज तक, ओह, बिन पेंदी के लोटे बोतल की तरह लुढ़कते हुए जमीन पर आ जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। हम दोनों का झगड़ा होने से फुर्सत नहीं मिलता, रोमांस क्या खाक करेंगे, वैदिक ने बीच में चिढ़ते हुए कहा, जिसे सुन शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, चलो अच्छी बात है। जिसकी मुस्कान पर वैदिक का मुंह बन गया और वो दोनों वहीं बर्फ से खेलते हुए एक दूसरे को मारने लगे। इधर एक 17 साल का लड़का मुंह बनाकर स्कूल से के ऑफिस रूम में बैठा हुआ था, जिसके सामने उसकी प्रिंसिपल बैठी थी, जिसके बगल में रुद्र बैठा अरुण को घूर रहा था। अरुण खुद की घूरती हुई नज़र पर बड़ी बेशर्मी से बोला, मैंने कुछ किया ही नहीं, प्रिंसिपल को मुझे देखने का शौक है, इसलिए हमेशा ऑफिस में बुला लेती है। अरुण की बात पर रुद्र ने अपने दांत पीस कर उसे घूरा और प्रिंसिपल से कहा, इस बार क्या किया इसने? जिस पर प्रिंसिपल थोड़ी सी झिझकते हुए इसके बगल में सोफे पर बैठे एक 15 साल की लड़की और उसकी मॉम की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपके बेटे को हाथ पीले करने के चस्के चढ़े हुए हैं। जिनकी बात सुन रुद्र चौंका और उसने सोफे की तरफ देखा और अरुण के सिर पर थप्पड़ मारते हुए बोला, नालायक कहीं का, अपने से उम्र में इतनी बड़ी औरत को लाइन मार रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अरुण रुद्र की बात सुन मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लगा। जब प्रिंसिपल ने रुद्र से कहा, मिस्टर कौशिक, मारना बंद कीजिए और वो प्रीति की माँ है। अरुण ने उन्हें परेशान नहीं किया, उनकी बेटी को परेशान किया है। रुद्र प्रिंसिपल की बात सुन एक नज़र प्रीति की तरफ देखने के बाद अरुण को घूरते हुए बोला, ऐसा क्यों किया तुमने? उसमें क्या है? करवा दीजिए मेरे हाथ पीले, वैसे भी कितनी क्यूट तो है वो, अरुण ने प्रीति की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिसे सुन प्रीति की माँ का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने प्रिंसिपल से कहा, मैडम, या तो प्रीति का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मुझे दे दीजिए या इस लड़के को यहाँ से निकाल दीजिए, बड़ा छिछोड़ा लड़का है। जिनकी बात सुन रुद्रा ने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी, मैं अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, पता नहीं ये लड़का इतना बदतमीज़ क्यों है। जिनके सॉरी पर प्रीति की मॉम थोड़ी ठंडी पड़ गई, क्योंकि रुद्र की पहचान से मनाली अच्छे से वाकिफ था। जब अरुण ने प्रीति की मॉम से कहा, आंटी, आपको पता है ना मेरे डैड कितने बड़े बिल्डर है और साथ में हमारा बैंक भी है, मैं इतने बड़े घर का बेटा हूँ, आपसे दहेज नहीं लूँगा, अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। जिसकी बेशर्मी को देख रुद्र अरुण के मुँह पर हाथ रख प्रिंसिपल से बोला, सॉरी मैम, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। इतना कहकर रुद्र अरुण को खींचते हुए केबिन से बाहर ले जाने लगा, जिस पर अरुण जाते हुए प्रीति से बोला,
क्लासरूम में मिलते हैं प्रीति, अच्छे से पढ़ाई करना। जिसकी बात पर प्रीति ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा और अपनी मॉम से बोली, मॉम मुझे घर जाना है। जिसकी बात पर प्रिंसिपल मैडम ने प्रीति से कहा, प्रीति यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। अरुण थोड़ा बदमाश है लेकिन वो तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, इसके लिए स्कूल से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। प्रीति प्रिंसिपल मैम की बात सुनकर बोली, मैम वो चाहे जैसा भी हो लेकिन मेरी मेंटली हेल्थ पर असर पड़ रहा है। जब वो हर बार आकर मुझे परेशान करता है, इसलिए सॉरी, जब तक वो यहाँ रहेगा मैं नहीं आऊँगी। मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रेडी कर दीजिए। इतना कहकर प्रीति बिना उनकी बात सुने ऑफिस से बाहर चली गई और जैसे ही बाहर आई उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि रुद्र ने एक झन्नटेदार थप्पड़ अरुण के गाल पर जड़ दिया था। कांता, अरुण, परिधि और कानिका वहीं पर खड़े हुए थे। अरुण चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हुआ था जब रुद्र ने अरुण के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहा, एग्ज़ाम खत्म करो फिर मैं तुम्हें यहाँ रखूँगा ही नहीं। इतना कहकर अरुण के गाल को झटक दिया तो रुद्र की नज़र प्रीति पर गई, जिसे देख रुद्र थोड़ा सा नरम हुआ और प्रीति से बोला, आई एम सॉरी बेटा। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। रुद्र की माफ़ी पर प्रीति ने अरुण को देखा जो उसे ही देख रहा था तो प्रीति थोड़ी घबराहट में रुद्र से बोली, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मुझे परेशान ना किया करे, मेरी पढ़ाई पर इन्फेक्ट हो रहा है। जिसकी बात सुन रुद्र ने जल्दी से कहा, मैं इसे समझा दूंगा, ये आगे से तुम्हें परेशान नहीं करेगा और अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो ये कहते हुए उसने अपना कार्ड निकाला और प्रीति को देते हुए कहा, इस नंबर पर कॉल करना, ये मेरा नंबर है, मैं इसकी अच्छे से क्लास लूँगा। जिनके हाथ से प्रीति ने कार्ड लिया और अपना सिर हिलाते हुए बोली, थैंक यू। जिस पर रुद्र रास्ते से हटते हुए बोला, अपने क्लासरूम में जाओ। जिसे सुन प्रीति अरुण को देखते हुए क्लासरूम की तरफ चली गई। अरुण ने अब एक नज़र भी प्रीति को नहीं देखा। जब रुद्र अरुण से बोला, मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई है? हाँ, किस चीज़ की कमी रखी है मैंने? प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर रहा हूँ, तुम्हारे हर शौक़ को पूरे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम सॉरी डैड, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अरुण ने मध्यम आवाज़ में कहा। जिसे सुन रुद्रा ने गहरी सांस भरी और कहा, अगर मैंने सुना कि तुमने उसे और परेशान किया है या किसी भी लड़की के साथ तुमने बदतमीजी की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी अपनी भी बहन है, ये बात कभी मत भूलना। जिनकी बात पर अरुण ने अपना सिर हिला दिया तो रुद्रा कांता से बोला, इस बार इस पर नज़र रखना, अगर इसका साथ दिया तो तुम्हें भी मारूंगा। जिसकी बात पर कांता ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया तो रुद्र उन चारों को एक नज़र देख ऑफिस के लिए निकल गया। जिसके जाने के बाद अरुण ने परिधि और कनिका से कहा, अपने क्लासरूम में जाओ। परिधि अरुण की बात सुन उसके गाल को छूते हुए बोली, बहुत ज़ोर से लगी भैया। जिस पर अरुण ने अपना सर नहीं में हिला दिया और उसके हाथ को हटाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, अपने क्लास रूम में जाओ। जिसकी बात सुन परिधि थोड़ी नाराज़गी से बोली, बट आपकी गलती है, आपको इस तरीके से दीदी को परेशान नहीं करना चाहिए। ओह शंका देवी, बस करो, बख्श दो मुझे, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, आगे से उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। आप फ्री के लेक्चर मत दो, निकलो यहाँ से, अरुण ने बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। जिसे देख परिधि और कानिका मुंह बनाकर क्लासरूम की तरफ चली गई। जिसके जाने के बाद अरुण ने कांता को देखा और बोला, आपको भी मुझे लेक्चर देना है तो दे सकते हैं, मैं सुन लूँगा। अब ऊँट ब्रिज के नीचे आ गया है तो मैं अपनी जुबान क्यों वेस्ट करूँ, चलो क्लासरूम में चलते हैं, कांता ने आगे जाते हुए कहा। जिसके पीछे जाते हुए अरुण ने मुंह बना लिया। इधर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में लंच का ब्रेक हुआ था, जहां सोनाली कान में ईयरबड्स लगे बड़े मज़े से गाना गाते हुए चल रही थी। चीटी पहाड़ चढ़े मरने के वास्ते, लड़की करे फैशन लड़कों के वास्ते, ये कहते हुए अपने फ़ोन में घुसी हुई थी। जब आती हुई सुमन से टकरा गई तो सुमन के हाथ से बुक्स नीचे गिर गया और वो उन्हें उठाते हुए सोनाली से बोले, आंधर बिया करे। जिसकी बात सुन सोनाली अपने कान से हेडफोन निकालते हुए बोली, नहीं तो मेरी आंखें हैं तो इस्तेमाल काहे नहीं कर रही, बिना देखे काहे चल रही हो, सुमन ने चिढ़ते हुए कहा। जिस पर सोनाली मुंह बनाते हुए बोली, मेरी गलती नहीं है,
त रौरा लागत बा कि इमा हमार गलती बा। सुमन ने बुक्स उठाते हुए कहा। जब उन दोनों के कान में एक आवाज गई, कोच और समृति का झगड़ा हो गया है। जिस बात को सुन सुमन और सोनाली ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से ताइक्वांडो क्लब की तरफ भागी, जहां पर पहुंचकर उन दोनों ने देखा समृति कोच के साथ बुरी तरीके से बहस हो रही थी। जिसे देख सोनाली समृति के पास आकर बोली, क्या हुआ? समृति सोनाली की बात सुन कोच की तरफ इशारा करते हुए बोली, बात हुई थी कि आने वाले स्टेट लेवल में मैं खेलने वाली हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा वेट ज़्यादा बात बताकर मुझे टीम से बाहर निकाल दिया। एक बार मुझसे बात भी नहीं किया। समृति की बात सुन सोनाली कोच की तरफ देखते हुए बोली, आपके स्टूडेंट की मेहनत नहीं दिखती क्या? आप एक एथलीट को सिर्फ वेट ज़्यादा बात कर कैसे निकाल सकते हैं? कोच सोनाली और समृति की बात सुनकर बोले, ये मैंने नहीं किया है, ये ऊपर से ऑर्डर आया है। समृति कोच की बात सुन गुस्से से बोले, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? उस सोना के साथ मिलकर आप लोग मुझे टर्मिनेट करवाना चाहते हैं क्योंकि आपका उसके साथ फैमिली रिलेशन है। कोच समृति की बात सुन गुस्से से बोले, समृति तमीज से बात करो, ये मत भूलो तुमसे बड़ा हूँ मैं। समृति कोच की बात सुन गुस्से से उसके सामने आते हुए बोली, मेरे हक की चीज़ किसी और को दो, देने वाले की इज्जत में फूटी कौड़ी नहीं करती। कोच समृति की बात सुन कुछ कहते उससे पहले वहां पर डीन आ गए, जिन्होंने कोच और समृति को दूर किया और सारे चीज़ों को जब पुष्टि करने के बाद समृति से बोले, समृति ये बाहर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जो परफेक्ट है उसे ही चुना जाता है। कोच से बदतमीजी के लिए सॉरी कहो। डीन की बात पर समृति ने गुस्से में कोच को घूरा, क्योंकि उसने ऑलरेडी चुनी गई लड़की के साथ कोच को इंटीमेट होते हुए देखा था, इसलिए उसका कोच से माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं था। जिसे शांत देख डीन ने थोड़ी सख्ती से कहा, समृति माफ़ी मांगो वरना तुम्हें 1 हफ्ते के लिए रेस्टिगेट किया जाएगा अपने कोच से बदतमीजी करने के व्यय पर। जिनकी बात सुन समृति के मुठ्ठे कस गए। वहां पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे और सोना होठों पर जंग जीतने वाली मुस्कान लिए समृति को देख रही थी। कोच समृति के सामने आकर खड़े हो गए और उसकी माफ़ी मांगने का इंतजार करने लगे। जब समृति ने धीरे से कहा, सॉरी। कोच समृति के बात सुन थोड़ा उसके पास आते हुए बोले, मुझे सुनाई नहीं दिया, तुमने ठीक से नहीं कहा, अच्छे से बोला। जिस पर समृति की नसें गुस्से में दिखाई देने लगी। उसने गुस्से से कोच को देखा और उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर एक हाथ को कसकर पकड़ उठाकर जमीन पर पटकते हुए चिल्लाए, सॉरी यूर फकिंग आस। जिसके ऐसा करने पर सारे लोग स्तंभ रह गए। सोनाली मुंह पर हाथ रखे समृति को देखने लगी। जब समृति ने अपना कपड़ा ठीक किया और चेहरे पर आ रहे बाल को पीछे करते हुए डीन से बोले, अब बात सीधा सबूत के साथ होगी, माफ़ी की उम्मीद नहीं करना। इतना कहकर समृति गुस्से से क्लब से बाहर चली गई और सोनाली एक नज़र नीचे दर्द में कराह रहे कोच को देख भागते हुए समृति के पीछे चली गई। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।